आइए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एमएस कोचिंग फ्यूचर का एक और नए वीडियो में। यदि आप भी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2025 में शामिल होने वाले विद्यार्थी है और आपका सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन जो वार्षिक परीक्षा है ना, वह आपको बता दें सोशल साइंस का पेपर आपका 20 फरवरी का होने वाला है। तो बिल्कुल यह वीडियो आपके लिए 100% इंपॉर्टेंट है। यह कोई वायरल पेपर नहीं है, लेकिन इतना आपको बता दें कि इस वीडियो को बनाने से पहले हम लोग 5 साल पिछले क्वेश्चन बैंक, एनसीईआरटी के सारे सोशल साइंस की किताब और जो भी मॉडल पेपर है और गेस पेपर है सभी मिलाकर इस वीडियो को बनाया जा रहा है, क्योंकि जो भी प्रश्न इस वीडियो में बताया जाएगा वो 100% इंपोर्टेंट होगा। यानी आपको बता दें कि सामाजिक विज्ञान के इस वीडियो में 1 से 80 प्रश्न बताया जाएगा। अगर 80 प्रश्न में से आप 40 से 50 प्रश्न भी देख लेते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में निश्चित रूप से है कि 40 में 40 ऑब्जेक्टिव को सही करके चले आइएगा। तो चलिए बता दें कि जितने भी विद्यार्थी प्रथम पाली से एग्जाम देने जाएंगे ना, उनके लिए पीछे कोड 111 और जितने विद्यार्थी द्वितीय पाली से एग्जाम देने जाएंगे उनके लिए 211 से प्रश्न पूछा जाएगा। और कुल मिला के आपके पास जो प्रश्न की संख्या होगी ना, वह 80 ऑब्जेक्टिव और 32 लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय और सोशल साइंस के लिए आपको 2 घंटे 45 मिनट का समय मिलेगा, जो 80 नंबर का पेपर होगा। बाकी का 20 नंबर प्रैक्टिकल से आपको कोचिंग स्कूल से मिल जाएगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जब भी आपके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा वो खंड अ से यानी सेक्शन ए से पूछा जाएगा और 1 से 80 प्रश्न जो होंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, जिसमें से 40 प्रश्नों का सही उत्तर ओएमआर शीट में करना है। तो यदि आप चाहते हैं कि आपका सोशल साइंस में अच्छे अंक प्राप्त हो तो बिल्कुल जितने भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लीजिएगा। और जितने विद्यार्थी इस वीडियो को कंप्लीट देखकर जाएगा, हम आशा करेंगे कि आप लोगों का मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में फर्स्ट डिवीजन से आप पास करें और सोशल साइंस में आप 99 प्लस नंबर लाए, 90 प्लस नंबर लाए। तो चलिए हम देरी नहीं करते वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज के वीडियो का पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है। याद रखना है कि राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है आपका समाजवादी पार्टी, ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर है। तो कंप्लीट इस वीडियो में हम लोग 1 से 80 प्रश्न बताने वाले हैं। तो अगर आप इस सभी प्रश्नों का उत्तर जानते हैं तो कमेंट करके बताइए, अगर नहीं जानते हैं तो बिल्कुल इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लीजिए, आपका तैयारी जो है कंप्लीट हो जाएगा ऑब्जेक्टिव में। तो चलिए हम दोनों प्रश्न को देखते हैं। दिया हुआ है कि आजादी के समय से ही किस देश में सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप है। तो याद रखना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर है भारत। यानी भारत में जो है ना, आजादी के समय से ही देश में सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप है, ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। तो 100% इंपोर्टेंट वीडियो है और जो भी प्रश्न बताया जा रहा है बिल्कुल मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो बिल्कुल आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख ले। 3 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किसे ने कहा कि धर्म को कभी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है। तो धर्म से राजनीति को अलग नहीं किया जा सकता, यह कहा गया है आपको महात्मा गांधी के द्वारा, ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर है। तो कंप्लीट 80 प्रश्न में आप 40 से भी 50 प्रश्न देख लेते हैं। इस वीडियो को अगर 15 से 20 मिनट देख लेते हो तो निश्चित रूप से इस वीडियो से आपके बोर्ड एग्जाम में 40 से 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो बिल्कुल अगर आप एग्जाम देने वाले विद्यार्थी है और आपका 21 फरवरी नहीं बल्कि 20 फरवरी के आपका सोशल साइंस का पेपर है, तो बिल्कुल इस वीडियो को आप इंपोर्टेंट समझकर और शुरू से अंत तक देखिए। 4 नंबर प्रश्न है कि ताड़ी विरोध आंदोलन निम्न में से किस राज्य में शुरू हुआ था। तो याद रखना है कि ताड़ी विरोध आंदोलन जो है ना, वह आपका आंध्र प्रदेश में शुरू हुआ था, ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न, यानी 5 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि साइकिल किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है। याद रखना है कि साइकिल जो है ना आपका समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह है, ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। तो बिल्कुल इस यूट्यूब चैनल के द्वारा सुबह 6 बजे और शाम 6 बजे के वायरल पेपर आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, जो आपके बोर्ड एग्जाम के ऑब्जेक्टिव में जो है ना बिल्कुल आप लोगों को गर्दा उड़ा के आइएगा इस वीडियो को, और सारे यूट्यूब चैनल के जितने भी वीडियो बना है देख के जाइएगा। तो बिल्कुल इस वीडियो को लाइक करके इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बिल्कुल अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको रेगुलर आपको सुबह शाम वीडियो मिलेगा, इंपोर्टेंट वीडियो। तो देखिए अगले प्रश्न 6 नंबर प्रश्न में कहा गया कि संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है। याद रखना है कि संविधान का अनुच्छेद 40 जो है ना स्थानीय स्वशासन से संबंधित है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 7 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि वेस्ट इंडीज में संघ की स्थापना कब की गई थी। याद रखना है कि वेस्ट इंडीज में संघ की स्थापना जो है ना वह 1958 में किया गया था, ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 8 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन संघों के एक साथ आने का उदाहरण नहीं है। याद रखना है कि संघों को एक साथ नहीं आने का उदाहरण जो है ना भारत है, ऑप्शन है बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 9 नंबर प्रश्न बिल्कुल जो है ना 100% वीडियो इंपोर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए, बिल्कुल एक वीडियो देखकर जाइए। हम कंप्लीट बोल रहे हैं कि 40 से 50 प्रश्न आप सही करके आइएगा। तो 9 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि निम्न में से कौन भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है। तो भारतीय राष्ट्रीय जो है ना बहुराष्ट्रीय कंपनी जो है ना वह
वह इन्फोसिस है। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। 10 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सर्वाधिक लाभ किस क्षेत्र में मिला है। तो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो है ना, इसका सर्वाधिक लाभ जो है आपको बता दें विनिर्माण क्षेत्र में, विनिर्माण क्षेत्र को मिला है। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न 11 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव निम्न में से किस क्षेत्र में देखा गया है। याद रखना कि वैश्वीकरण का नकारात्मक जो है ना, वह कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र में देखा गया है। ऑप्शन इसका ये बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। कंप्लीट इस वीडियो को आप शुरू से अंत देखिएगा। आपसे यही एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को कंप्लीट आप अंत तक देख लीजिएगा, और वीडियो आपको अच्छा लगे तो बिल्कुल लाइक कर देना है, और यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब करिए, ताकि इस प्रकार के वीडियो आप लोगों के लिए हम लाते रहें। तो 12 नंबर प्रश्न है कि गरीबी रेखा निर्धारण हेतु ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन न्यूनतम कितनी कैलोरी निर्धारित होना चाहिए, यानी हो गई है यानी की गई है। तो 12 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर है वह आपका 2400 कैलोरी जो है नियोजित किया गया है प्रतिदिन के लिए न्यूनतम, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न जो दिया हुआ है 13 नंबर प्रश्न, बिल्कुल देखिए 100% प्रश्न जो है ना इंपॉर्टेंट है, और नए पुराने सभी प्रश्न इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। तो 13 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन कृषि आधारित उद्योग नहीं है। याद रखना है कृषि आधारित उद्योग जो है सीमेंट उद्योग नहीं होती है। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न दिया हुआ है 14 नंबर प्रश्न में कि पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल पर इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक जो लिखा गया है ना, वह याद रखना है कि दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि निम्न में से किस विधि से के अंतर्गत उत्पादित अंतिम वस्तुओं का मूल्य जोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। तो देखिए उत्पादित वस्तुओं का अंकित मूल्य जोड़कर जो है ना राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है, वह आय आपका कहलाता है मूल योग विधि आय, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 16 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुआ था। याद रखना है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 1975 में हुआ था। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न 17 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। दिया हुआ है कि भारत में रेलवे और टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत किसके शासनकाल में हुआ था। तो रेलवे और टेलीग्राफ की शुरुआत जो हुआ था ना, वो याद रखना है कि आपका लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर है। तो कंप्लीट इस वीडियो में हम 40 प्रश्न बताने वाले हैं, तो आप 20 मिनट का समय निकाल के इस वीडियो को कंप्लीट देख लीजिएगा। तो 98वें प्रश्न में दिया हुआ है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। याद रखना है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु जो थे ना, गोपाल कृष्ण गोखले थे। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न 19वें प्रश्न में दिया हुआ है कि चौरा चौरी हत्याकांड बाद किस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। तो चौरा चौरी हत्याकांड के बाद जो है ना, याद रखना है कि आपका सहयोग और सहयोग आंदोलन को स्थगित किया गया था। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 20 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि लाल कुर्ती नामक संगठन का गठन किसने किया था। तो लाल कुर्ती नामक जो संगठन था ना, इसका गठन आप खान अब्दुल गाफर के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर है। तो 100% इंपोर्टेंट वीडियो है, और जो भी प्रश्न बताया जा रहा है आपको बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए इंपोर्टेंट होने वाला है। तो 21 नंबर प्रश्न है कि लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ। तो याद रखना है कि लखनऊ समझौता जो है ना, वह आपका 1916 में हुआ था। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। 22 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन के अध्यक्ष कौन थे। तो इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन के जो अध्यक्ष थे, याद रखना है कि वो आप जॉन साइमन थे। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दिया हुआ है 23 नंबर प्रश्न में कि सुएज नहर को कब खोला गया। याद रखना है कि सुएज नहर को जो है ना 1869 में खोला गया था। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। बिल्कुल इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट 20 मिनट के अंदर 80 प्रश्न देखने वाले हैं, तो आप कंप्लीट वीडियो को देखिएगा। दिया हुआ है 24 नंबर प्रश्न में कि भारत में प्रथम सूती वस्त्र उद्योग का स्थापित कहाँ हुआ था। तो कहाँ स्थापना किया गया था। याद रखना है कि सूती वस्त्र का उद्योग जो है ना स्थापित किया गया था आपको कोलकाता में, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 25 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि इनौर बंदरगाह कहाँ स्थित है। याद रखना है कि इनौर बंदरगाह जो है ना तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 26 नंबर प्रश्न है कि कहलगांव तापीय विद्युत केंद्र किस जिला में अवस्थित है। तो कहलगांव तापीय विद्युत केंद्र जो है ना, याद रखना है कि यह आपको भागलपुर में अवस्थित है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। 27 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो आतंकवाद एक प्राकृतिक आपदा नहीं है। याद रखना कि ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 28 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि कृष्णराज सागर बांध किस नदी पर बना है। तो याद रखना है कृष्णराज सागर बांध जो है ना, वह आपको कावेरी नदी पर बना हुआ है। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। 29 नंबर प्रश्न में लिखा हुआ है कि भूकंप की लहरें की उत्पन्न होती है। भूकंप की लहरें कहाँ से उत्पन्न होती है। 29 नंबर प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न
में दिया हुआ है केंद्र से, यानी केंद्र से होते हैं ना भूकंप की लहरें उत्पन्न होती है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न 30 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि निम्न में से भूकंप तरंग मापन यंत्र कौन होते हैं। तो भूकंप तरंग जो मापन यंत्र होते हैं ना, याद रखना कि वह सिस्मोग्राफ होते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो बिल्कुल 100% वायरल पेपर है और जो भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है MVBI प्रश्न है, तो बिल्कुल वीडियो को अंत तक देखें। दिया हुआ है 31 नंबर में कि कृषि सुखाड़ होता है, तो याद रखना है कृषि सुखाड़ जल के अभाव में होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे 32 नंबर प्रश्न की ओर। बिल्कुल 100 प्रश्न इंपॉर्टेंट है, जो भी प्रश्न है वो इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो 80 नंबर का जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, जिसमें से 40 बनाना होता है। तो इस वीडियो में हम कंप्लीट 80 प्रश्न बताने वाले हैं। दिया गया है निम्न में से कौन सा क्षेत्र भूकंप या सुनामी से अधिक प्रभावित होता है। तो भूकंप से प्रभावित होने वाला क्षेत्र इनमें से सभी होता है। वलित पर्वत क्षेत्र भी, भूपटलीय दरार के क्षेत्र भी और महासागरीय गर्त भी, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 33 नंबर प्रश्न है कि कैगा परमाणु विद्युत गृह किस राज्य में स्थित है। तो कैगा परमाणु जो विद्युत गृह है ना, विद्युत गृह है यानी विद्युत घर है, जो याद रखना है कि कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। 34 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा का विकास का सर्वाधिक संभावना है। तो भारत के कौन से जो राज्य है वहां सर्वाधिक संभावना है सौर ऊर्जा के लिए। तो राजस्थान, ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। राजस्थान में बहुत पर्याप्त मात्रा में जगह होती है। तो अगले प्रश्न 35 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन रोपण फसल का उदाहरण नहीं है। तो याद रखना है कि रोपण फसल का उदाहरण जो है ना, इसमें से सभी हो जाएगा, जैसे रबड़, चाय और गन्ना। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 36 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि निम्न में से कौन दलहनी फसल वायुमंडलीय नाइट्रोजन की स्थिरीकरण नहीं करती है। तो दलहनी फसल बताना है। तो 36 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा राजमा जो होती है ना, वायुमंडलीय नाइट्रोजन की स्थिरीकरण नहीं करती है। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 37 नंबर प्रश्न में लिखा हुआ है कि भारत में बफर स्टॉक कौन बनाता है। याद रखना है कि भारत में बफर स्टॉक जो है ना, भारतीय खाद्य निगम बनाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 38 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी कहाँ स्थापित किया गया है। तो लोहा और इस्पात की जो कंपनी है ना, वह बर्नपुर में स्थापित किया गया। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 39वें प्रश्न में कहा गया है कि मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। याद रखना है कि मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है ना, वो आपको मुंबई में स्थापित किया गया है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। तो 100% ओरिजिनल आंसर शीट के साथ और क्वेश्चन पेपर के साथ हम इस वीडियो को बना रहे हैं, तो कंप्लीट इस वीडियो को जरूर देखिएगा। दिया हुआ है कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ता है। तो इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ने वाला जो राजमार्ग है ना, वो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। 41वां प्रश्न दिया हुआ है कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था। याद रखना है कि 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुआ था। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 42वें प्रश्न में पूछा गया है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था। याद रखना है कि मेजनी का संबंध कार्बोनरी से था। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल इस वीडियो में कंप्लीट हम लोग 80 प्रश्न देखने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। 43वां प्रश्न है कि राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। तो जेना विश्वविद्यालय याद रखिएगा कि आपका जर्मनी में स्थित है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न यानी 44वें प्रश्न में दिया गया है कि कोसूत का संबंध किस देश से था। याद रखना है कि कोसूत जो है ना, इसका संबंध आपको हंगरी से था। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 45वें प्रश्न में दिया हुआ है कि रूस में प्रतिनिधित्व का संस्था ड्यूमा का गठन कब हुआ था। तो प्रतिनिधित्मक संस्था ड्यूमा जो है ना, इसकी गठन रूस में कब किया गया था। याद रखना है कि 1905 में किया गया था। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 46वें प्रश्न में दिया हुआ है कि किस संधि के तहत रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया था। तो याद रखना है कि संधि की बात किया जा रहा है, तो यह आपको ब्रेस्ट लिटवर्स की संधि थी, जिस समय रूस जो है प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हुआ था। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न। 47वें प्रश्न है कि वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है। तो याद रखना है कि वैज्ञानिक समाजवाद का जनक जो है ना, वह कार्ल मार्क्स से माना जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। दिया हुआ 48वें प्रश्न में कि निम्न में से क्या पोट्सम का घोषणा उद्देश्य था। तो पोट्सम का जो घोषणा उद्देश्य था ना, याद रखना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका जापान का आत्मसमर्पण था। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न यानी 49वें प्रश्न में दिया हुआ है, बिल्कुल 100% इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस वीडियो में कुल मिला के 80 प्रश्न आपको बताया जा रहा है। तो 49वें प्रश्न में है कि निम्न में से कौन सा खाता विशेष रूप से
व्यापारियों के लिए होता है? तो चालू जमा खाता व्यापारियों के लिए होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न 50 नंबर प्रश्न है कि मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? तो याद रखना है कि मनरेगा कार्यक्रम जो है ना आंध्र प्रदेश से शुरू किया गया था। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 51 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि औद्योगिक उत्पादकों की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए किस मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखना है कि ISI मानक चिन्ह जो होती है ना वह गुणवत्ता के प्रशिक्षण के लिए किया जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? याद रखना है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो है ना वो आपको 24 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 35 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि निर्यात संवर्धन क्षेत्र EPG को निम्न में से किसमें बदल दिया गया है? तो याद रखना है कि EPG को जो बदला गया है ना यह आपको विशेष आर्थिक क्षेत्र में बदला गया है। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 54 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सी बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है? तो याद रखना है कि कृषि क्षेत्र में पाई जाने वाली जो बेरोजगारी होती है ना वह ए और बी दोनों होते हैं, यानी छिपी बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी दोनों। ऑप्शन सी में बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न 55 प्रश्न में दिया हुआ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विमुद्रीकरण की घोषणा कब की थी? तो प्रधानमंत्री जो विमुद्रीकरण की घोषणा किए थे ना वो 8 नवंबर 2016 के किए थे। 8 नवंबर 2016 यानी ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न 56 प्रश्न में दिया हुआ है कि भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है? तो मौद्रिक नीति का निर्धारण जो है ना यह आपको किया जाता है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। तो बिल्कुल इस वीडियो को कंप्लीट देखिए और इस वीडियो को लाइक करके इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। 80 प्रश्न बताया जा रहा है, 80 से 80 इंपोर्टेंट प्रश्न है, आप बिल्कुल अंत तक देखिएगा। तो 57 प्रश्न है कि किस आयोग कमेटी ने सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की थी? तो 57 प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ब्रूटलैंड आयोग के द्वारा जो है ना सतत विकास कमेटी को जो है पोषणीय विकास की अवधारण किया गया था। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न दिया हुआ है 58 प्रश्न के निम्न में पुरानी जलोढ़ मिट्टी कौन है? तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी याद रखना है कि बांगर मिट्टी होती है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न 59 प्रश्न में दिया हुआ है कि प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब लागू हुई थी? तो प्रथम राष्ट्रीय जल नीति जो है ना वह सितंबर 1987 में लागू हुआ था। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 60 प्रश्न में दिया गया है कि जिम कार्बोनेट यानी जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है ना याद रखना है कि आपका उत्तराखंड में है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। तो कंप्लीट इस वीडियो में हम लोग 80 प्रश्न देखने वाले हैं, तो आप लोग कोशिश करिएगा कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। 61 नंबर प्रश्न है कि भारत का सबसे छोटा जैवमंडल रिजर्व कौन सा है? तो भारत का जो सबसे छोटा जैवमंडल रिजर्व है ना वो आपका डिब्रू सैखोवा है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है, डिब्रू सैखोवा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 62 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि क्यूनाइन का उपयोग होता है। तो याद रखना है क्यूनाइन का उपयोग जो होता है ना वो आपका मलेरिया में होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 63 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र में तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं? तो 18 जो है ना भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र पूछा जा रहा है। तो 18 वैसे क्षेत्र है जहाँ केंद्र कार्य कर रहे हैं किस चीज़ के लिए? तो तेल के लिए। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 64 नंबर प्रश्न में लिखा हुआ है कि भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी? तो भारत में प्रथम जल विद्युत यंत्र की जो है ना स्थापना किया गया था। याद रखना है कि आपको दार्जिलिंग में किया गया था। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न 65 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस समुदाय ने ब्रुसेल्स में बहुमत का गठन किया था? तो किस समुदाय में ब्रुसेल्स में बहुमत गठन किया था? तो 65 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी अर्थात डच भाषी समुदाय ने जो है ब्रुसेल्स में बहुमत गठन किया था। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न यानी 66वां प्रश्न में कहा गया है कि सरकार के उच्च और निम्न स्तरों के बीच शक्तियों के विभाजन को कहा जाता है। तो सरकार के उच्च और निम्न स्तर में जो विभाजन होती है ना इस शक्ति को हम कह सकते हैं कि यह आपका ऊर्ध्वाधर वितरण है। ऑप्शन सी राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 67वां प्रश्न में लिखा हुआ है कि निम्न में से कौन सा नगर निगम का प्रमुख होते हैं? तो नगर निगम का जो प्रमुख है ना वह महापौर होते हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न 68वां प्रश्न में दिया हुआ है कि निम्न में कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है? तो समवर्ती सूची में जो शामिल विषय है ना वह आपका शिक्षा होती है। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। 69वां प्रश्न में लिखा हुआ है कि राष्ट्रवादियों यूके के सरकार के बीच कब समझौता हुआ? तो राष्ट्रवादियों यूके के सरकार के बीच जो समझौता है ना वह समझौता आपको 1998 में किया गया था। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न दिया हुआ है 70वें प्रश्न में कि नेपाल के किस राजा ने प्रजातांत्रिक शासन को स्वीकार करने से इनकार किया था? तो नेपाल के वो जो राजा थे ना राजा ज्ञानेंद्र थे जो नेपाल में प्रजातांत्रिक शासन को स्वीकार कर दिए थे, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न 71वें प्रश्न है कि समकालीन विश्व में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप क्या है? तो समकालीन विश्व में जो लोकप्रिय रूप है ना वह याद रखना है कि आपका
जाएगा 71वें प्रश्न का सही उत्तर लोकतंत्र में हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट उत्तर है। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। 72वें प्रश्न में है कि निम्न में से किस देश में एक दलीय प्रणाली है। याद रखना है कि आपका चीन में एक दलीय प्रणाली है, ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। 73वें प्रश्न में लिखा गया है कि 1921 में सरकार द्वारा गठित राजस्व आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो 1921 में राजस्व गठित जो आयोग था ना, वह याद रखना है कि वह आयोग इब्राहिम रहीमतुल्ला जो है आयोग अध्यक्ष थे, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न 74वें प्रश्न में है कि भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई थी। तो भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा जो किया गया था ना, याद रखना है कि 1948 में किया गया था, ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न आप लोग देख पा रहे हैं 75वें प्रश्न में दिया हुआ है कि 1929 आर्थिक मंदी का सबसे बुरा असर किस देश से पड़ा था। तो 1929 का जो आर्थिक मंदी था ना, इसका बुरा असर जो आपको बता दे वो अमेरिका देश में पड़ा था, ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न को। 76वें प्रश्न में दिया हुआ है कि योद्धोत्तर पूर्णी निर्माण के लिए पैसे का इंतजाम करने हेतु किस संस्था का गठन हुआ था। तो युद्धोत्तर पुनर्निर्माण के लिए जो पैसे का गठन किया गया था ना, वह आपका विश्व बैंक जो था इसके द्वारा गठन किया गया था, ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न देख पा रहे हैं आप लोग। 77वें प्रश्न में लिखा हुआ है कि यूरोपीय आर्थिक संघ की मुद्रा क्या है। तो यूरोपीय आर्थिक संघ की मुद्रा यूरो होती है, जो ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न है 78वां प्रश्न कि न्यू इंडिया समाचार पत्र को किसने शुरू किया। तो न्यू इंडिया समाचार पत्र को याद रखना है कि यह आपको एनी बेसेंट के द्वारा शुरू किया गया था, ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न लिखा हुआ 79वें प्रश्न में कि वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था। याद रखना है कि वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य था राजतंत्रों को पुनः स्थापित करना, ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न देख पा रहे हैं आप लोग 80वें प्रश्न में है कि सिकंदर कहाँ का निवासी था। याद रखना है कि सिकंदर जो है ना यूनान का निवासी था, ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। तो कंप्लीट इस वीडियो में 1 से 80 प्रश्न बताया गया है जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है और 100% सही उत्तर के साथ। तो वीडियो को अंत तक देखें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।